नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव मिश्रा और मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। अब ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी हम लोग देख रहे हैं जो कर्नाटका से शुरू हुई, कर्नाटका के हाई कोर्ट में इसमें एक पिटिशन फाइल की गई है। जो हमने बहुत ही एक वायरल अभी वीडियो देखी जिसमें एक कर्नाटका की मुस्लिम गर्ल जो हिजाब पहन के स्कूल गई थी उसका अपोज किया, उसको कॉन्फ्लिक्ट किया बहुत से ऐसे लोगों ने सैफरन शॉल्स ओढ़ के। तो इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, हम सब जानते हैं कि इंडिया का एक अपना ही फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है और इंडिया एक सेक्युलर नेशन होने के हिसाब से मुस्लिम्स, हिंदू, ज्यूज़, क्रिश्चियनिटी, कोई भी रिलीजन हो सबको इक्वल फॉलो करता है, सबको इक्वल राइट्स देता है। तो हम लोगों को हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, हम लोगों को हर एक रिलीजन को बराबर ट्रीट करना है। अब इस पे एक पिटिशन फाइल की गई जिसका 6th डे आज था कर्नाटका हाई कोर्ट में। और सबसे पहले आप लोग समझिए कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हिजाब, चादर, नकाब और बुर्का, इनमें बहुत फ़र्क होता है। हिजाब जो है वो सिर्फ आपका फेस ढकता है, आपका लोअर बॉडी नहीं ढकता। वैसे ही चादर कैन बी कंसीडर्ड एज एन एक्सटेंडेड हिजाब। उसके बाद नकाब और बुर्का जिसमें काफ़ी पार्ट ऑफ द बॉडी ढका होता है, ये बहुत से देशों में बैन भी है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। सो हम इन चीज़ों को हमसे ज़्यादा कोर्ट समझेगा और कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है हमको उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से किसी भी रूल की, किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को समझता है। तो ऐसे ही देखिए अभी ये जो एक कर्नाटका में हाई कोर्ट में हमारे वहाँ के एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने एक डिबेट में मेंशन किया है कि जो प्रैक्टिस ऑफ वियरिंग हिजाब है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं पता कि ये होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अभी हम आगे इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझते हैं कि जो कर्नाटका में एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट के सामने डिबेट की है, हाई कोर्ट में जो एक रेफरेंस दिया है कि कोई भी प्रैक्टिस हो, कोई भी प्रैक्टिस ऑफ वियरिंग सैफरन, वियरिंग हिजाब, कुछ भी हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के टेस्ट को पास करना पड़ेगा। तो आइए आगे देखते हैं कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का वो होता है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है तो इसका मतलब कोई भी लॉ बनेगा, कोई भी एक्ट पास होगा, कुछ भी होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होना चाहिए। तो ऐसे ही जो भी हम एक्शंस लेते हैं, जो भी सिटीज़न एक्शन लेते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सो इट इज़ अ राइट टू लाइफ, दैट इज़ राइट टू ब्रीथ। मतलब आर्टिकल 21 के अंडर में आता है राइट टू लाइफ, जिसमें हमारा राइट टू ब्रीथ भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ऐसे ही राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। ऐसे ही राइट टू फ्रीडम, कोई भी आप रिलीजन प्रोफेस करिए, कोई भी आप जॉब करिए, कोई भी आप बिजनेस करिए, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऐसे ही और भी 25th आर्टिकल नंबर 15 जिसमें राइट टू इक्वालिटी है। तो ये सब कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो हमें बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मिले हैं। हम लोग एक ह्यूमन बीइंग पैदा हुए हैं, तो ये हमारे कुछ राइट्स हैं जो हमें नेचुरली मिलने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इसको अबाइड किया और फॉर श्योर वो राइट्स हमें आज फंडामेंटल राइट्स के रूप में मिल रहे हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। तो आइए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी समझते हैं। सबसे पहले जो भी एक्ट हो, कोई भी एक्शन हो, कुछ भी हो, वो एक रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी हम एक्शन लेते हैं, जैसे हिजाब पहनने की प्रथा है, तो इसको भी रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। आप किसी देश में रह रहे हैं, आप किसी कंट्री के सिटीज़न हैं, तो आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं उसके अगेंस्ट। ऐसे ही सोशल जस्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सोशलिस्ट रिजीम का। कोल्ड वॉर एरा के टाइम से ही इंडिया जो है उसका थोड़ा सा झुकाव यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा था। भले ही हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पार्ट रहे, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैम के मास्टर रहे, हमने ही उसको बिगिन किया, हमने ही उसको स्टार्ट किया, लेकिन तब भी हमारा थोड़ा सा झुकाव देखने को मिलता था यूएसएसआर की तरफ। इसीलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था मिस इंदिरा गांधी के द्वारा,
जिसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसी कुछ चीज़ें और सोशलिस्ट ये एक वर्ड था जो प्रियम्बल में ऐड किया गया। और देखिए इसीलिए एक एलिमेंट हम प्रियम्बल भी मानते हैं क्योंकि सोशल जस्टिस को प्रियम्बल में भी एंश्राइन किया गया है और साथ में इंडिया विल बी अ सोशलिस्ट नेशन। इसका मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट, दिस वर्ड वाज एडेड इन प्रियम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसीलिए इसको भी हम एक एलिमेंट मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। ऐसे ही राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है, हमें सारी पावर्स देता है कि आपके पास एक राइट टू इक्वालिटी है। ऐसे ही इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी से हम सिंपली समझ सकते हैं कि लिबर्टी क्या होती है। लिबर्टी आपको कोई भी काम करने की एक परमिशन मिली हो, आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्राइम करेंगे, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरों की लिबर्टी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए अगर आप अपनी लिबर्टी को देख रहे हैं। ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इफ़ यू विश आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उस पर भी एक वीडियो अलग से बना देंगे। लेकिन लिबर्टी आपकी तभी तक है जब तक दूसरों की लिबर्टी इम्पैक्ट ना हो रही हो। लेकिन इस हिजाब रूल से, हिजाब कंट्रोवर्सी से आप प्लीज़ इसको लिंक करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हिजाब पहनने से हो सकता है कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो, तो कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हम जानते हैं। लेकिन हिजाब को या फिर किसी भी ऐसी एक प्रथा को कॉन्स्टिट्यूशनली मॉरल होना पड़ेगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को देख के ये मत सोचिए कि ये एंटी मुस्लिम बनाई जा रही है या फिर ये एंटी हिंदू बनाई जा रही है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज़ पॉलिटी। यही एक इंसान को, एक सिटीज़न को सीखने की ज़रूरत है। जो हम लोग पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं, दिस इज़ नॉट आवर ड्यूटी। उसके लिए पॉलिटिशियंस बैठे हैं हमारे देश में, उनका काम है पॉलिटिक्स करना, उनको करने दीजिए। हम ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्सप्रेशन, ये भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको एक फ्रीडम देता है अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोई भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन से फिजिकल एक्सप्रेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ आप ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे जिससे दूसरे को प्रॉब्लम हो। जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब कुछ लिमिटेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उन पे, क्योंकि हर एक सिटीज़न बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे दूसरों को प्रॉब्लम होती है, आज आपने कोई किसी की फ़ोटो पे कुछ गलत कमेंट कर दिया, तो इससे आपकी लिबर्टी है, ठीक है, आपकी लिबर्टी है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी फ्रीडम है, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को, लेकिन इससे दूसरे की इंडिविजुअल फ्रीडम इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्ट है। इसके बाद एक सबरीमाला वर्डिक्ट जो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, उसको टैग किया गया इस डिबेट में। अब सबरीमाला वर्डिक्ट, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा एक इसका रिलीजियस रूप देख सकते हैं, क्योंकि सबरीमाला वर्डिक्ट वॉज रिलेटेड टू हिंदूज, हिजाब कंट्रोवर्सी इज रिलेटेड टू मुस्लिम्स। लेकिन आप ये देखिए कि सबरीमाला 2006 में जो वर्डिक्ट दिया गया था, तो उसमें सबरीमाला टेम्पल में 10 से 50 साल की जो लेडीज़ थी, जो विमेन थी, उनकी एंट्री को बैन किया था। क्यों? ये 50 साल की लेडीज़ जो होती है उनमें एक टाइम, हर मंथ एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, जिसमें एज पर सो कॉल्ड हिंदूज़ और सो कॉल्ड हिंदुज़म बिलीफ्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के हिसाब से वो लेडीज़ अशुद्ध हो जाती हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो नेचुरल। सो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में सबरीमाला टेम्पल के अंदर इन लेडीज़ की एंट्री जो बैन थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, और फाइनली इस बैन को लिफ्ट किया। अब कोई भी लेडी सबरीमाला टेम्पल में जा सकती है। तो ये एक ऐसा रेफरेंस था जो हमारे एडवोकेट जनरल के ओपोनेंट जो थे, जो डिफेंडिंग लॉयर हैं, उन्होंने पेश किया और बोला कि हिजाब भी ऐसे ही एक
पर्सनल और इम्पोर्टेंट रिलीजियस राइट है, तो हम लोग इसको नहीं बैन कर सकते। बट स्टिल अभी भी ये केस चल रहा है। आज 6th डे था इस केस की हियरिंग का, लेकिन आई बिलीव अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। कोर्ट को टाइम देते हैं, क्योंकि इंडियन जुडिशरी यस थोड़ी स्लो है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है केसेस की। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एक पेच नहीं छूटता हमारी इंडियन जुडिशरी से, और छूटता भी है तो हमारे पास अपील का ऑप्शन है। एपिलेट जुरिस्डिक्शन हमारे हाई कोर्ट्स के पास भी है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, और ऐसे ही बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी इवन ये अवेलेबल है। अगर आप ट्राइब्यूनल्स वगैरह में जा रहे हैं तो, या फिर आप किसी कंसिलिएशन या मीडिएशन के प्रैक्टिस से जा रहे हैं, अगर वो बाइंडिंग नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। सो अभी वेट करते हैं हम लोग हाई कोर्ट के वर्डिक्ट का। तब तक आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। आपका ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी देश लोगों से बनता है, और जो लोगों की सोच होगी उस सोच को अगर वो गलत है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड नहीं कर रही है, तो उसको बदलना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड कर रही है तो उसको सराहना करना ज़रूरी है। तो इसीलिए प्लीज़ आप एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए अपने ओपिनियन को। थैंक यू सो मच, और लेट्स वेट फॉर द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर ये अपील नहीं जाती है आगे तो देखते हैं क्या होता है। आई होप कि जो हमारा इंडियन जुडिशरी है, हमारे कोर्ट्स हैं, इस पे एक प्रॉपर, एक पॉजिटिव, एक कॉन्स्टिट्यूशनली मॉरल डिसीजन लेंगे और वर्डिक्ट अपना सुनाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।